बहुत सारे लोग कहते हैं अंग्रेज बिजनेस करने आए थे और मुगल सत्ता के लिए आए थे, ऐसा हमें पढ़ाया जाता है। बहुत सारे बच्चों को यही सोच भी रहे होंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले खासतौर पर यही पढ़ के आए होंगे कि मुगल यहां सत्ता के लिए आए थे और अंग्रेज यहां भी सत्ता के लिए आए थे। बस एक बात मुझे बताइए, जो आदमी सत्ता के लिए आएगा वो ज्यादा दिन रहना चाहेगा या कम दिन रहना चाहेगा? ज्यादा दिन रहना चाहेगा। जो आदमी सत्ता के लिए आएगा वो प्रजा को संतुष्ट देखना चाहेगा, असंतुष्ट करना चाहेगा, नाराज करना चाहेगा। जैसे माननीय सांसद है, माननीय सांसद जी बैठे हुए, ये क्या चाहेंगे? सीधी की जनता नाराज हो या इनसे खुश रहे? खुश रहे, इसलिए वो सारे काम करेंगे जिससे जनता खुश रहे। अगर मुगल वास्तव में सत्ता के लिए आए थे तो अगर उनको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए थी तो अयोध्या तो पूरा खाली पड़ा हुआ था, वो कहीं मस्जिद बना लेते। राम मंदिर के ऊपर ही मस्जिद क्यों बनाया? अगर वो केवल सत्ता के लिए आए थे तो मथुरा पूरा खाली पड़ा हुआ था, कहीं जाके मस्जिद बना लेते नमाज पढ़ने के लिए। जन्मभूमि के ऊपर क्यों बनाया? भोजशाला पूरा खाली पड़ा हुआ था, कहीं अपनी मस्जिद बना लेते। सरस्वती मंदिर के ऊपर ही क्यों बनाया? भद्रकाली मंदिर को तोड़ के क्यों बनाया? मैं इस बात पे किसी से भी सार्वजनिक बहस करने के लिए तैयार हूं कि मुगलों ने न यहां कोई नया शहर बसाया और न कोई नई मस्जिद बनाई। 100% 500 साल के शासन में मुगलों ने एक भी नई मस्जिद नहीं बनाई और एक भी नया शहर नहीं बसाया। बसे बसाए शहरों का नाम बदला और बने बनाए मंदिरों का गुंबद बदला। ये जो बातें आपको कह रहा हूं ये सब मैं एफिडेविट पे माननीय सुप्रीम कोर्ट को दे चुका हूं। अब सवाल यह है, आप कमजोर हैं, 10 डकैत आते हैं आपके घर में, लूटते हैं, माता पिता की हत्या कर देते हैं, बहन बेटी के साथ बलात्कार करते हैं और उसके बाद आपके घर पे कब्जा करके बैठ जाते हैं। घर के बाहर जो पिताजी की नेम प्लेट थी, शुक्ला भवन, चौरसिया भवन, अग्रवाल भवन, माहेश्वरी भवन, उसको हटा के अपना मुजफ्फर भवन, जौना भवन, मिर्जा भवन कर देते हैं। आप मजबूर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो स्ट्रांग है, उसके पास तलवारें हैं। लेकिन जिस दिन वो डकैत, वो लुटेरा, वो आतंकवादी चला जाएगा, उसके बाद आप वो नेम प्लेट हटाएंगे या वहीं कंटिन्यू करेंगे? जोर से बताइए जरा। हटाएंगे। और अगर आपने नहीं हटाया तो आपको धिक्कार है, आपको अपने पूर्वजों का नाम लेने में धिक्कार होनी चाहिए। हमारे पूर्वज मजबूर थे, उन्होंने विंध्याचल को मिर्जापुर बनने दिया, उन्होंने पांचाल को फर्रुखाबाद बनने दिया, उन्होंने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बनने दिया। मजबूरी थी उनकी। लेकिन जब वो चले गए तो हमारा क्या धर्म होता है, हमारा पुत्र का क्या धर्म है, हमारा क्या धर्म है? हम उनको कंटिन्यू करें या उसको उनकी नेम प्लेट उठा के फेंक दें? जोर से बताइए जरा। और एक एक नेम प्लेट कब तक बदलेंगे? भारत का संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरेन, कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभुता का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कि भारत में एक भारतीय नामकरण आयोग बनाया जाए, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाई जाए, उसमें 8-10 लोग, जिनको आप डालना है डाल दो, हिस्टोरियन को डालना है डाल दो, जिनको डालना है डाल दो, और वो कमीशन 1 साल 2 साल के अंदर पूरे भारत से जो विदेशी लोगों के नाम पे शहर मोहल्ले गलियां हैं उनकी लिस्ट बनाए, उनके ओरिजिनल प्राचीन नाम को पता करे और सारे के सारे एक ही झटके में सारे नाम बदल दिए जाए। ऐसे अगर हम 1 साल में एक बदलते रहेंगे तो 1000 नाम है, 1000 साल लग जाएगा। साल में 10-10 बदलेंगे, 100 साल लग जाएगा। तरीका क्या है? भारत का संविधान कहता है राइट टू डिग्निटी, राइट टू आइडेंटिटी, सोवरेंटी, ये संविधान कहता है। यानी ये हमारी ड्यूटी है कि हम एक भारतीय नामकरण आयोग बनाएं, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाएं और एक ही झटके में पूरा नाम बदल दें। धर्म की रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरा अपना परिवार बलिदान कर दिया। धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया। धर्म की रक्षा के लिए हम भारत के संविधान को लागू नहीं कर सकते क्या? जोर से बताइए। और सब लिखा हुआ है इस संविधान में, बस चश्मा ठीक करने की जरूरत है। कैम्ब्रिज वाला चश्मा रहेगा, ऑक्सफोर्ड वाला चश्मा रहेगा, तब इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा।
जिस दिन भारत का चश्मा पहन लेंगे हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज, हमारे हाई कोर्ट के जज, बाकी संविधान की शपथ लेने वाले, सब इसी भारत के संविधान में दिखाई पड़ेगा। इसमें सब लिखा हुआ है। दुख इस बात का है, हम लोग जिस परिवार से हैं, हम जिस विचार परिवार के हैं, हम जितनी बातें करते हैं वो सब संविधान में लिखी हुई है, और फिर भी हमें कम्युनल कहा जाता है। और सामने वाले जितना काम करते हैं सब संविधान के खिलाफ है, और फिर भी क्या कहलाते हैं? सेकुलर। झूठ पाखंड आप देखो, वो संविधान विरोधी काम करके सेकुलर कहलाते हैं, हम संविधान को लागू करने की मांग करने के बाद कम्युनल कहलाते हैं। ऐसा नैरेटिव हो चुका है भारत में। इस समय माननीय सांसद जी 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं पर डे। मेरी पॉपुलेशन मेरी PIL, जब PIL फाइल करता हूं तो 2-4 महीने रिसर्च करना पड़ता है सारे विषयों पे। मैं पहले इंजीनियर था, मैंने बहुत दिन इंतजार किया कि सुप्रीम कोर्ट में कोई हमारे विचारों को लेकर PIL फाइल करे, क्योंकि सामने से इतनी PIL होती थी भाई साहब, बहुत PIL होती रहती थी। वो प्रशांत जी, सिब्बल साहब, पूरे बहुत सारे लोग हैं। 4-5 साल मैंने इंतजार किया कि यार हमारी तरफ से कोई तो फाइल करे। 2 पेपर लेता था, 3 पेपर लगा लिया। मुझे लगा कि जिस पेपर को मैं ले रहा हूं क्या पता इसमें न छप रहा हो। 3 पेपर लगा लिया, 4 पेपर लगा लिया, तब भी नहीं छपा। भगवान की कृपा से मेरी पत्नी को अध्यापिका की नौकरी मिल गई। जैसे अध्यापिका की नौकरी मिली, हमने कहा 2 बच्चे हो गए हैं, दोनों बेटे हैं, दहेज वहेज भी नहीं देना है, हमने नौकरी छोड़ दिया। हमारी उस समय 1 लाख रुपए तनख्वाह थी। मैं मारुति में था, जिसमें कार बनती है। ये गवर्नमेंट की कंपनी थी पहले, अब तो प्राइवेट हो गई। और हमारी पत्नी को नौकरी मिली 8,000 रुपए की, प्राइमरी स्कूल के अध्यापिका। जो होंगे प्राइमरी में उनको पता होगा कितना वेतन उस जमाने मिलता था पहले, अब तो बढ़ गया। जैसे ही 8,000 की नौकरी मिली वैसे मैंने 1 लाख की नौकरी छोड़ दिया। मैंने कहा रोटी कपड़ा की व्यवस्था हो गई है, अब काम चलता रहेगा, भूखे नहीं मरेंगे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 5 साल तक इतना जलील होना पड़ा, इतना मजाक उड़ाया जाता था। वहां एक पूरी लॉबी है और बड़े वो उनमें बड़ी एकता भी है, देख देख के मजाक उड़ाते थे। 5 साल मजाक उड़ाया, फिर 5 साल विरोध किया। 10 साल बीत गए, उसके बाद से ये कहने लगे कि कुछ आए हैं तो मुद्दा ठीक होगा। अब जाके कहते हैं हाँ कुछ होगा मुद्दा, हालांकि विरोध अभी भी करते हैं। उसमें कुछ भूतपूर्व कानून मंत्री है, एक भूतपूर्व वित्त मंत्री है, एक भूतपूर्व गृह मंत्री है, एक भूतपूर्व विदेश मंत्री है। ऐसे वहां बहुत सारे भूतपूर्व हैं जो वहां पे वकालत करते हैं। मेरा यह कहना है, जिस किताब को पढ़ने के बाद शैतान इंसान बन जाए वो किताब स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, या जिस किताब को पढ़ने के बाद इंसान शैतान हो जाए वो किताब स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। जोर से बोलिए जरा। ये बड़े आश्चर्य की बात है सांसद जी, भारत के संविधान में मदरसा नाम का शब्द ही नहीं है। MADARASA नाम का शब्द ही नहीं है कहीं पे। और मुगलों ने 1000 मदरसा खोला था और मुगल चले गए। तो जब मुगल चले गए तो मदरसा बंद होना चाहिए, मदरसा चलना चाहिए? जोर से बताइए जरा। मुगलों के जाने के बाद मदरसा बंद नहीं हुआ, मुगलों ने 1000 खोला था, आज की डेट में 3 लाख चल रहे हैं। जब अंग्रेज चले गए तो उनके द्वारा शुरू किए गए मिशनरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल, मैकॉले स्कूल बंद होने चाहिए या उसको बढ़ाना चाहिए? अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों ने 1000 मॉन्टेसरी स्कूल खोला, अब उनकी संख्या भी 3 लाख से ज्यादा हो गई। और ये चल किसके नाम पे रहा है? भारत के संविधान के नाम पे चल रहा है। किस नाम पे चल रहा है? माइनॉरिटी के नाम पे चल रहा है। माइनॉरिटी कौन होगा भारत के संविधान में कहीं लिखा ही नहीं। माइनॉरिटी 1000 जिसकी संख्या होगी, या 1 लाख जिसकी संख्या होगी, या 10 लाख जिसकी संख्या होगी, या 1 करोड़ जिसकी संख्या होगी, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं भारत के संविधान में। फिर भी मदरसों की संख्या बढ़ रही है, मदरसा बोर्ड बन गया,
मदरसों की डिग्री वैलिड हो गई और मदरसों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। भारत का संविधान इसका ठीक उल्टा कहता है। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी। धर्म को नहीं, धर्म और मजहब में अंतर है। धर्म और मजहब में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और मजहब। लेकिन वो मैकाले सिस्टम चल रहा है, धर्म को मजहब, मजहब को धर्म, धर्म को रिलीजन, रिलीजन को धर्म मान के बैठे हुए ना, उल्टा एकदम। भारत के संविधान का आर्टिकल 27 कहता है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं किया जाएगा। मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम प्रमोट किया जाता है या मजहब प्रमोट किया जाता है? जोर से बताइए जरा। क्या मदरसों में सर्व मंगल मांगल्ये नारी तू नारायणी यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सर्वे भवन्तु सुखिनः सिखाया जाता है क्या? नहीं। मदरसों में क्या सिखाया जाता है? मजहब को प्रमोट करना। संविधान का आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करना। आर्टिकल 28 कहता है कोई मजहबी किताब स्कूल में पढ़ाना नहीं है। धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने पर रोक नहीं है, मजहबी किताब पढ़ाने पर रोक है। भारत के संविधान का आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता पूर्ण देता है, लेकिन मजहबी स्वतंत्रता बहुत आंशिक देता है। आर्टिकल 25 जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वो कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, बहुत नैरो, बहुत पार्शियल फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। उसमें लिमिट लगी हुई है। धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता है, मजहब की, रिलीजन की आंशिक स्वतंत्रता है। दुर्भाग्यवश इसके ऊपर आज तक कभी गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हुई। हमने धर्म और रिलीजन को डिफाइन नहीं किया, हमने धर्म को और रिलीजन के अंतर को स्कूलों में डाला ही नहीं। और नतीजा यह है कि पढ़े लिखे लोग, कॉलेज के लेक्चरर, बहुत सारे अदालतों में जज धर्म को रिलीजन और रिलीजन को धर्म मान के बैठे हुए हैं, जबकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वास्तव में अगर हमें भारत को सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले वो जो पाक ना पाक की सोच थी, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में खत्म हुए, पाकिस्तान में खत्म हुए, बांग्लादेश में खत्म हुए, मालदीव में खत्म हुए, कश्मीर में खत्म हुए, मेघालय में खत्म हुए, लद्दाख में खत्म हुए, नागालैंड में खत्म हुए, लक्षद्वीप में खत्म हुए, करगिल में खत्म हुए, हमें उस सोच को खत्म करना पड़ेगा। और वो सोच को खत्म करने का तरीका है भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए। पेट के अंदर 9-6 महीने तक कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, कोई पारसी ईसाई नहीं होता। 6 महीने तक वो भ्रूण होता है। 6 से 9 महीने, 3 महीने वो सुनने समझने लगता है। उस समय वो सोचता है, वो वही बात सुनता समझता है जो उसकी मां सुनती समझती है। तो अगर भारत को सुरक्षित करना है, देश को बचाना है, तो सबसे पहले आंखों से बच्चा क्या देखता है, कान से क्या सुनता है, स्कूल में क्या उसको सिखाया जाता है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। भारत को सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा। 10वीं तक सभी बच्चों की एक किताब हो, 1 नेशन 1 सिलेबस हो, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो, 1 नेशन 1 करिकुलम हो। गुजरात वाले गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़े, तमिलनाडु वाले तमिल में पढ़े, बंगाल वाले बंगाली में पढ़े, सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक समान होना चाहिए। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत का संविधान कहता है कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन होना चाहिए, और हो भी सकता। अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में रेलवे चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? अगर 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है, जीएसटी लागू हो सकता है, तो कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम लागू नहीं हो सकता है क्या? जैसे जीएसटी काउंसिल बनी है, ऐसे एजुकेशन काउंसिल बन जाएगी। जैसे जीएसटी काउंसिल में सारे राज्यों के वित्त मंत्री उसके मेंबर होते हैं, एजुकेशन काउंसिल में सारे राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर हो जाएंगे। जैसे जीएसटी काउंसिल में डिसाइड करते हैं कि इसमें 5% लगाना, किस पे 10% लगाना, ऐसे ही एक्सपर्ट कमेटी बन जाएगी। मैथ में क्या पढ़ाना, फिजिक्स में क्या पढ़ाना, जूलॉजी में क्या पढ़ाना, बॉटनी में क्या पढ़ाना, पूरे देश का सिलेबस डिजाइन हो जाएगा। और आज भी है, जो केवीएस है पूरे देश का सिलेबस एक है, जो नवोदय स्कूल है पूरे देश का सिलेबस एक है। आर्टिकल 16 कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, और इक्वल अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जबकि कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम होगा। जब नीट का पेपर एक है तो पूरे देश के बच्चों की किताबें होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जोर से बताइए जरा। जब जेई का कॉमन पेपर है, एक ही पेपर है, तो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ये दुनिया भर का 65 एजुकेशन बोर्ड क्यों, एक भारतीय शिक्षा बोर्ड क्यों नहीं? सबकी, इस देश की एकता अखंडता मजबूत तब होगी
जब मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब एक होगी। इस देश की एकता अखंडता तब मजबूत होगी जब गुजराती, बंगाली, तमिल, मलयाली, यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ वालों की एक किताब होगी। इस देश की एकता अखंडता तब मजबूत होगी जब कमिश्नर की बेटे की किताब और कांस्टेबल की बेटे की किताब एक होगी। इस देश में एकता अखंडता तब मजबूत होगी जब रिक्शा चलाने वाले का बेटा जो किताब पढ़ेगा वही किताब पायलट का बेटा भी पढ़ेगा, जो किताब मेरा बेटा पढ़ेगा वही मेरे ड्राइवर का बेटा पढ़ेगा। तब देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, तब सामाजिक समरसता आएगी। जो संघ ने पंच परिवर्तन का कार्यक्रम लिया है, मेरा 2-3 कार्यक्रम हुआ सामाजिक समरसता के ऊपर, मैंने उसमें यही बोला, सामाजिक समरसता स्थापित करना है तो सबसे पहले पूरे देश में समान शिक्षा लागू करिए। और भारत में थी, चाइना में है, अमेरिका में है, दुनिया के कई देशों में है। ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं संवैधानिक बात कह रहा हूं जो संविधान कहता है। जब नीट का पेपर एक है, क्लैट का पेपर एक है, एनडीए का पेपर एक है सबके लिए, जेई का पेपर सबके लिए एक है, एसएससी का पेपर सबके लिए एक है, आईएएस का पेपर सबका एक है, तो फिर 10वीं 12वीं में बच्चों की किताब अलग अलग क्यों होनी चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इससे जातिवाद भी खत्म होगा, भाषावाद भी खत्म होगा, क्षेत्रवाद भी खत्म होगा, मजहबी उन्माद भी खत्म होगा, कट्टरता भी खत्म होगी। यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा, 10वीं तक सारे बच्चों का थोड़ा मेच्योरिटी आ जाएगी, फिर समझ में आएगा यार ये धर्मांतरण बकवास की बात है। बहुत सारी समस्याएं जो मैं कह नहीं सकता हूं, उनका भी समाधान हो जाएगा यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम से।